हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम उसका डायग्राम देखेंगे किडनी ट्यूब्यूल का, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो किडनी ट्यूब्यूल रहेगा। तो देखिए, ये है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, मींस किडनी के अंदर जो पेल्विस पार्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और तो उसके अंदर हम किडनी के अंदर कौन कौन से ये ट्यूब्यूल्स, हमारा ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है, ये इसका डायग्राम है। ये पूरे स्ट्रक्चर है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ से रीनल एंट्री से, आर्टरी से यहाँ ब्लड हमारा एंटर करता है, और ये कैपिलरी नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस नाम से हम जानते हैं। और इससे निकलने वाली जो बाहर जो निकलती है, इसको हम इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, जिसकी जो शेप है वो नैरो होती है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इसको हम पीसीटी नाम से जानते हैं, पीसीटी पीसीटी नाम से जानते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और रीनल आर्टरी जहां से एंटर कर रही है, उसके पास में एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारा कहलाता है बॉमेंस कैप्सूल। क्योंकि इसकी शेप है इसलिए इसको कैप्सूल नाम दिया गया, बॉमेंस कैप्सूल। फिर हमारा हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है। ये हमारा कैपिलरी नेटवर्क है, जो ये रेड कलर की हमें कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये लूप की तरह बना होता है, तो इसका नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले। फिर है हमारा असेंडिंग लिम्ब। यहाँ ये चलता हुआ ब्लड, ये जो फ्लो है वो जो लिक्विड वेस्ट है उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, जबकि रेड जो है हमारा ये ब्लड की डायरेक्शन को या ब्लड फ्लो को डिनोट कर रहा है। ये हमारा डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और इसके बाद ये रीनल वेन है। रीनल जो वर्ड है किससे रिलेटेड है हम जानते हैं, रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू द किडनी। और फिर ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर लिक्विड वेस्ट कलेक्ट होता है, और फिर धीरे धीरे ये यूरिन फॉर्मेशन होकर के, और फिर ये आगे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होकर के फिर स्पिंस्टर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, बॉमेंस कैप्सूल। तो बॉमेंस कैप्सूल अभी हमने देखा है, थिन वॉल्ड कप लाइक हॉलो बॉल प्रेस्ड डीप ऑन वन साइड। एक बॉल की तरह, हॉलो बॉल की तरह होता है, जो खोखली एक बॉल होती है उसकी तरह वन साइड में एक हॉलो बॉल की तरह इसकी एक शेप होती है, जो कि कंटिन्यू ट्यूब्यूल के अंदर मूव करती रहती है, मींस मूव करती प्रेजेंट होती है। तो वो इंटरनल स्पेस जो है वो कंटिन्यू ट्यूब्यूल को प्रोवाइड करती है। आउटर कॉन्केविटी जो है वो, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभी हमने देखा है दिस वन, ये आउटर कैविटी है, और ये इसकी ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है, जो कि एक साइड पर प्रेस हुआ है, और उसके इंटरनल स्पेस कंटिन्यू ट्यूब्यूल में रन करता रहता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बॉमेंस कैप्सूल, और जब हम ग्लोमेरुलस को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा बनता है मैलफिजन कैप्सूल। अब मैलफिजन कैप्सूल देखते हैं पहले, मैलफिजन ट्यूब्यूल। ये देखिए, जब हम ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल को मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मैलफिजन ट्यूब्यूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रॉक्सिमल और फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी नाम से जानते हैं। अभी हमने देखा है ये स्टार्टिंग कन्वोल्यूटेड रीजन है कि जहां से
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग होती है और ये बाउमेंस कैप्सूल के पास होता है। ये रहा PCT। इसका नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड थोड़ा सा इसकी शेप की वजह से है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और ये बाउमेंस कैप्सूल के पास पाया जाता है और मिडिल में लूप ऑफ हेनले, इसकी जो शेप है वो आगे लूप ऑफ हेनले कहलाती है, जो कॉन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई नहीं होती है। इसकी तरह ये जैसे यहाँ पर इसका ये इस तरह से ये घुमा हुआ है, लूप ऑफ हेनले ऐसा नहीं होता है। और ये मेड्यूला में रन करता है और दोबारा से कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, जिससे कि वो नेक्स्ट कॉन्वोल्यूटेड रीजन में, ट्यूब्यूल के नेक्स्ट कॉन्वोल्यूटेड रीजन में एंटर कर सके इस तरह से। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मींस उससे नेक्स्ट वाला, प्रॉक्सिमल हो गया इधर, फिर लूप ऑफ हेनले के बाद आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलता है, ओपन होता है, और कलेक्टिंग डक्ट से ये बहुत सारे ट्यूब्यूल्स को, उसके अंदर से जो कंटेंट होते हैं उसको रिसीव करता है और उसको यूरिन की फॉर्म में किडनी के अंदर, उसके पेल्विस के अंदर उसको पोर करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसका कैसा एक स्ट्रक्चर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज वाला टॉपिक बहुत इजीली सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब ब्लड सप्लाई कैसे होती है? अभी हमने देखा है पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरी का जो पेयर है, ये रीनल आर्टरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ब्लड फ्लो, ये ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है जो डॉर्सल ओर्टा से निकलकर डिफरेंट किडनीज में जाती है। और हर रीनल आर्टरी जो है वो अलग अलग टाइम्स पर आर्टेरियोल्स को राइज करती है, और हर आर्टेरियोल जो है वो एक एफरेंट आर्टेरियोल के नाम से हमारा जाना जाता है। यहाँ ये रहा एफरेंट आर्टेरियोल, ये वाइड है, और जब ये बाहर निकलता है तो जो उसकी शेप है वो नैरो हो जाती है। द एफरेंट आर्टेरियोल ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रेक करता है, जिसको ग्लोमेरुलस अभी हमने डिस्कस किया ही है, जो कि बॉमेंस कैप्सूल के अंदर फिक्स होता है। और जब हम इन कैपिलरीज को रीयूनाइट करते हैं तो ये एफरेंट आर्टेरियोल बनता है। ये वाला, ये एफरेंट आर्टेरियोल बन जाता है जब हम इसको यूनाइट कर देते हैं। यह बंडल, ये बंच सा दिख रहा है हमें, और फिर इसके बाद ये एफरेंट आर्टेरियोल की फॉर्म में बाहर निकलता है। एफरेंट आर्टेरियोल बॉमेंस कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद एक शॉर्ट डिस्टेंस को रन करता है और फिर एक सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल मींस जो किडनी के अराउंड जो ट्यूब्यूल है उसको रीजॉइन करवाती है एक वेन में, जिसको रीनल वेन नेम दिया जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है ये जो दोबारा से फिर से अगेन एंड अगेन रीयूनाइट करती है, और अल्टीमेटली रीनल वेन से किडनी पर के मीडियन सरफेस पर ब्लड को पोस्टीरियर वेना कावा में क्या कर देती है, छोड़ देती है। अब ये देखिएगा मेलफिजन ट्यूब्यूल अभी हमने आपसे डिस्कस किया ही था, इसमें भी ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ ब्लड का इनटेक इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है और एफरेंट से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। ये ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल, और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मेलफिजन ट्यूब्यूल बन जाता है। अब देखते हैं 3 मेजर स्टेप्स ऑफ यूरिनेशन। तो यूरिनेशन में या यूरिन के प्रोडक्शन में कौन कौन से 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो जो पहला स्टेप है वो है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम से पता लग रहा है कोई चीज फिल्टर हो रही है, तो क्या फिल्टर हो रहा है? जो ब्लड है हमारा वो ग्लोमेरुलस में अंडर प्रेशर फ्लो करता है, जो कि कैपिलरीज, कहीं भी जो कैपिलरीज हमारे ब्लड के बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है उससे कहीं ज्यादा ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर होता है यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो आर्टेरियोल है, जो 2 आर्टेरियोल है, जो एफरेंट वाली है ये वाली, इसके अंदर तो ये जो इसकी शेप होती है ये डिवाइड होती है, और जब बाहर जो निकल रही होती है ये इफरेंट है, इफरेंट आर्टेरियोल, इसकी जो है वो शेप हमें नैरो लग रही है। तो इसमें जो प्रेशराइजेशन जो होता है, जो उस पर प्रेशराइज होता है, उसकी वजह से जो इसके ऊपर ग्रेटर प्रेशर पड़ता है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और वो ब्लड को फिल्टर आउट करता है ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में।
ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल में ब्लड फ्लो को ये फिल्टर आउट करता है। और इस फिल्ट्रेशन को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स जो लग रहा है इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसके अंदर जो यूरिया है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स ये चीजें भी प्रेजेंट होती हैं जो ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाती हैं और बॉमेंस कैप्सूल की जो फनल की शेप्ड कैविटी है उससे वो पास होती हैं। और जो फ्लूइड रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है अभी वो यूरिन हम उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर वाटर भी है, यूरिया भी है, सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज और दूसरे प्लाज्मा के सॉल्यूट्स हैं। जो ब्लड का थिकर पार्ट है वो ग्लोमेरुलस में रह जाता है इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद। और जो 3 काइंड की कॉर्पस्कल्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो इफरेंट आर्टीरियोल से बाहर जाते हैं जो कि आगे कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। और जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस से जो बाहर निकलता है वो रिलेटिवली थिक होता है। अब आता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। अभी दोबारा एब्जॉर्प्शन की नीड है। अभी हमने बताया है कि अभी यूरिन फॉर्म नहीं हुआ है, यही लिखा ही है। ये एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स, ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट्स भी हैं जैसे सोडियम। और जो फिल्ट्रेट है वो पास होकर ट्यूब्यूल में अभी बहुत सारे जो वाटर है उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करता है कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ। लेकिन उनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो एक नॉर्मल कंसेंट्रेशन जो है ब्लड का वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसको हम सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मींस जितना होना चाहिए उतना रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, तो कितना होता है जितनी उसको नीड होती है या जो चीज उसके लिए यूजफुल होगी। जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है मींस सिलेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन में बहुत ही कम चीजें एब्जॉर्ब होती हैं दोबारा से। अब आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये रेडी हो गया है। अब सब्सटेंसेस जैसे कि पोटेशियम है और केमिकल्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, उसको यूरिन में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डीसीटी में भेज दिया जाता है। यहाँ पर डीसीटी हमारा प्रॉक्सिमल के बाद आया था, ये रहा, यहाँ डीसीटी में भेज दिया जाता है। तो अभी कितना एक लंबा प्रोसेस चल रहा है अभी हम देख रहे हैं। और उसके बाद ये पैसेज जो है सेल्स की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है ऑफ द ट्यूबुलर वॉल और इसी को हम ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। ये ट्यूब्यूल सिक्रीट कर रहे हैं कोई चीज। और फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बचता है और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वही दोनों मिलाकर यूरिन कहलाती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो यूरिनेशन या प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में ऑक्सीजन की डिमांड किडनी में 6 to 7 टाइम्स बढ़ जाती है, जितनी मसल्स को रिक्वायर होती है उससे 6 से 7 टाइम्स। अब आता है यूरिन का एक्सक्रीशन। अब फाइनल यूरिन का एक्सक्रीशन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वो पेल्विस में जाता है जो एक वाइड एरिया होता है यूरिन किडनी के अंदर। और फिर वहां से वो यूरेटर्स के थ्रू जो ट्यूब्स होती हैं उसके थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर कलेक्ट हो जाता है, जहां पर यूरिलेटरल पेरिस्टालसिस होता है। मींस यूरेटर्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके अंदर वेव्स जो है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। और ग्रेविटी के थ्रू भी या ग्रेविटी की वजह से भी होता है। और फिर यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से स्पिंस्टर मसल्स के थ्रू जब एक्सपेल बाहर निकलता है तो यूरेथ्रा के रिलैक्सेशन से इस प्रोसेस को हम मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, मिक्ट्यूरेशन। अब आता है कि यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
येलो कलर का होता है, इसके अंदर यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट है और ये डाइट के साथ वेरी करता है कि जैसे ही हम डाइट लेते हैं उसका कलर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, चेंज हो जाता है। वॉल्यूम क्या है, 1 से लेकर 1.5 लीटर्स पर डे इसका जो वॉल्यूम होता है। और पीएच है 5 to 8, स्लाइटली एसिडिक होता है। ऑलमोस्ट इक्वल टू इसका जो पीएच है वो 6, क्योंकि प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो एसिडिक और वेजिटेबल डाइट अगर है तो एल्कलाइन होता है। और इसका जो ऑर्डर है, जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है और अमोनिया लाइक होती है, क्योंकि अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी है, और नहीं तो उसमें बहुत फेंट स्मेल, बहुत बैड स्मेल आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.003 से 1.053 तक होती है। अब इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 95% वाटर होता है और बाकी 5% का सॉलिड वेस्ट होता है। कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं, मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स और एक्सेस वाइटामिन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है अपना वर्क करके फिर उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। अब आते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की। यूरिन के कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि एबनॉर्मल, जो सही नहीं होते। अब जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर जो यूरिन में पास का होता है ब्लड अगर, तो उसमें एक कंडीशन कहलाती है हेमेटूरिया। इसमें ब्लड यूरिन के साथ पास होता है क्योंकि यूरिनरी ट्रैक में किडनी स्टोन या ट्यूमर किसी में कभी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से ही हेमेटूरिया अकर होता है। ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज, ज्यादा जो ग्लूकोज है वो बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के साथ। एक्सेस ग्लूकोज, और उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है, जो कि डायबिटिक कंडीशन होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन। हाई ब्लड प्रेशर से या फिर बॉमेंस कैप्सूल में जो परमिएबिलिटी है, तो जब वो बढ़ जाती है, कहां से जाएगी बॉमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस से। तो वो जब ज्यादा हो जाती है तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन के साथ पास हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं एल्बी एल्ब्यूमिन यूरिया। नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट। जब एनीमिया से, हेपेटाइटिस से, या ये लिवर सिरोसिस से होता है जिसके अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो बाइल है वो कौन सिक्रीट करता है, हमारा लीवर, बाइल जूस। नेक्स्ट है यूरिनेशन का, या यूरिन आउटपुट का रेगुलेशन कैसे होता है। जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन से कंट्रोल होती है बाय द कौन से हार्मोन से, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब सिक्रीट करता है। जब एडीएच की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसको डाईयूरेसिस बोलते हैं। और उसके लिए जो सब्सटेंसेस जो हम इनटेक करते हैं, जो टी, कॉफी, अल्कोहल, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, कुछ पता लग रहा है कुछ चीज रेगुलेट हो रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का, उसको रेगुलेट किया जा रहा है। वाटर और सॉल्ट्स की कंपोजिशन को रेगुलेट किया जाता है इसमें। और इसके साथ साथ जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो वो अपनी हमारी किडनी को प्रॉपर वर्किंग में हेल्प करता है। ये भी हमने काफी सुना ही है, जनरल लैंग्वेज में भी लोग, ये हमारे घर पे भी बात होती है कि वाटर को अच्छी क्वांटिटीज में हमें लेना चाहिए। और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं उसमें बहुत सारा पानी पिया जाता है समर्स में, क्योंकि हम यूरिनेट जो है वो करते हैं, बट हमारा स्वेटिंग भी ज्यादा होता है, तो उससे हमारा जो स्वेट में ज्यादा वेस्ट जो है वो वाटर का स्वेट की फॉर्म में भी निकलता है गर्मियों में। और विंटर्स में हम ज्यादा जाते हैं तो इसलिए जो यूरिन है वो ज्यादा थिकर भी होता है और इसमें स्वेट प्रोड्यूस नहीं होता है। विंटर्स में कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए वाटर की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती रहती है, बट ये एक रीजन है कि हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ता है समर सीजन में, क्योंकि हम ज्यादा यूरिनेशन के लिए तो नहीं जाते, बट क्योंकि स्वेट होता है उसकी वजह से नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि हम यूरिनेशन के लिए
जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, गर्मी में तो ज्यादा होती है, बट क्या होता है कि जो इनटेक है वाटर का वो जल्दी जल्दी रिमूव होता रहता है स्वेटिंग के थ्रू, तो इसलिए हमें वाटर की नीड ज्यादा लगती है। और किडनीज को भी जरूरत होती है ज्यादा रीअब्सॉर्ब करने की वाटर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, तो उसको ज्यादा कंसंट्रेट बनाने के लिए भी उसको चाहिए होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉलेरा की। कॉलेरा में क्या होता है, पेशेंट्स को जो है वॉमिटिंग आती है, वाटरी बॉवल्स होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में अनेबल होती है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि अब वो वाटर को एब्जॉर्ब करे ब्लड में। इसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन है सारे वाटर का वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से रीनियल ट्यूब्यूल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो उसमें जब वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जो है वहां पर क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है क्वांटिटी ऑफ यूरिया, और जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए इमीडिएट हेल्प दी जाती है बाय गिविंग द ओआरएस, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। अब आता है हमारा आर्टिफिशियल किडनी। सभी ने सुना है आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं है कि कोई किडनी जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किडनी पेयर में होती है हमारी बॉडी में, दो होती हैं, तो एक किडनी से भी कोई पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को जी सकता है। बट जब ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जब दोनों ही किडनी खराब होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है, और डायलिसिस के लिए डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है। पेशेंट के ब्लड जो कि रेडियल आर्टरी से उसके आर्म से निकाला जाता है मशीन में, जहां एक्सेस यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स कलेक्ट हुए हुए होते हैं, उसको उसकी सेम आर्म की वेन से ही बाहर निकाला जाता है। और ज्यादा अगर परमानेंट डैमेज होता है किडनी को, तो जो डायलिसिस है उसकी रिपीटेशन को, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाता है, उसको बार बार किया जाता है, और अबाउट 12-12 घंटे 12-12 आवर्स एक वीक के अंदर 2 बार उसको किया जाता है अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो हम अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं। तो आज हमने किडनी के ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है। हमने ब्लड सप्लाई डिस्कस किया है, किडनी ट्यूब्यूल्स में कैसे ब्लड सप्लाई होती है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है 3 स्टेप्स इन यूरिनेशन, जिसमें हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन डिस्कस किया है। उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ यूरिन डिस्कस किया है कि यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है, और उसके बाद हमने आर्टिफिशियल किडनी को डिस्कस किया है, और यूरिन आउटपुट को भी, रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट को भी डिस्कस किया है। रेगुलेशन कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, यूरिन आउटपुट। इसके बाद हमने आर्टिफिशियल किडनी जो कब यूज की जाती है, जब किडनी डैमेज हो जाती है, उसी के लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल किडनी को हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक को भी डिस्कस किया है।
ऑस्मो रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है कि किस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड के अंदर रेगुलेट करने में हेल्प किया जाता है, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट होता है और किस तरह से सॉल्ट्स और वाटर को रेगुलेट किया जाता है ब्लड के अंदर। स्लाइड में डिस्कस किया है अभी जो जो हमने आज पढ़ा है। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम और भी न्यू टॉपिक को लेकर आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन, सभी अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार चैनल को व्यू कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही ये वाला आइकन आपको मिलेगा, उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।